हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं का अध्ययन किया था और पिछले वीडियो में हमने अपवर्तन के आधार पर कांच की पट्टिका से अपवर्तन का अध्ययन किया था, जो कि हमारे लिए एक्सपेरिमेंट्स में भी है, प्रैक्टिकल में भी है हमारे लिए। देखिए, उसमें हमने कहा था, मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए। उसमें हमने कहा था जैसे ये कोई कांच की पट्टिका है और इसके यहाँ पे माध्यम हो गया वायु, यहाँ माध्यम है कांच और यहाँ फिर से माध्यम क्या हो गया हमारे पास में वायु। ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रकार से इस पे आपतित हो रही है, जिसे अपने इस मूल पथ के अनुदिश आगे जाना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे इसका अपवर्तन हो जाता है। और देखिए, प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो जब ये प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो वायु विरल माध्यम हो गया, कांच सघन माध्यम हो गया। विरल से सघन में जा रही है, चाल घटती है। चाल घटने का अभिप्राय हो गया अपवर्तन कोण का मान घट जाएगा और ये प्रकाश की किरण का अपवर्तन इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। अब यहाँ पे इस पृष्ठ पे इसका दोबारा अपवर्तन हो जाएगा और देखिए, ये हमारे पास में हो गया विलंब। अब ये प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है। कांच है सघन माध्यम और वायु है विरल माध्यम, तो ये कांच से वायु में प्रवेश करेगी प्रकाश की किरण, सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो इसकी चाल बढ़ेगी। चाल बढ़ने का अभिप्राय क्या हो गया कि अपवर्तन कोण बढ़ेगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण है ये सविलंब से दूर हट जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये आपतन कोण हो गया आई, ये कोण जैसे आपने ले लिया आर, तो अगर ये कोण आर है, देखिए जेड की आकृति में कोण बन रहे हैं, ये कोण आर है तो ये वाला कोण भी कितना होगा आर, और ये वाला कोण हो गया ई, निर्गत कोण। यहाँ पे जैसे ये है ए, ये बी, सी, डी और डी डैश, तो यहाँ हमने बोला था कि जो ए बी है वो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे आपतित किरण है। ए बी आपतित किरण हो गई, ये बी सी हो गई हमारे पास में अपवर्तित किरण, तो यहाँ से बी सी है अपवर्तित किरण और सी डी है निर्गत किरण। और एक बात आप देखिए, जो आई था कोण आई, ये हमारे पास में कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। कोण आर हो गया हमारे पास में अपवर्तन कोण। कोण ई हो गया हमारे पास में निर्गत कोण। ठीक है। अब एक बात और देखिए, ये जो निर्गत किरण होती है सीडी, ये हमेशा आपतित किरण का जो मूल पथ है ए डी डैश, ये जो निर्गत किरण है सीडी, ये हमेशा आपतित किरण के मूल पथ ए डी डैश के समांतर होती है, मतलब सीडी जो है ये समांतर होती है ए डी डैश की। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? अब इसके बाद में एक बात और देखिए आप, अच्छा ये दोनों अगर समांतर है तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आई और ई संगत कोण है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपतन कोण होता है ये सदैव निर्गत कोण के बराबर होता है, मतलब जितने कोण पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उतने ही कोण पर निर्गत हो जाती है। अगर 30 डिग्री पे प्रकाश की किरण आपतित होगी तो 30 डिग्री पे निर्गत हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखें, इसमें कोण आई बराबर कोण ई हो गया हमारे पास। अब आगे अगर हम देखते हैं इसमें, देखिए तो एक बात और देखिए, यहाँ पे इनके बीच की जो ये दूरी है इसको स्मॉल डी से दर्शाते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। स्मॉल डी का मतलब हमारे पास में क्या है, पार्श्विक विस्थापन। समझ गए आप मेरी बात को? स्मॉल डी का मतलब है पार्श्विक विस्थापन। ये था कांच की पट्टिका से अपवर्तन के बारे में, जो कि आपने पीछे अध्ययन कर लिया था, इसका आपने अध्ययन कर लिया था। अब हम देखते हैं वास्तविक व आभासी गहराई। आप किसी पात्र में आपने कोई पात्र आपने ले रखा है और उस पात्र में आपने पानी डाल दिया, तो किसी पात्र में जब आप पानी डाल देते हैं तो उसका जो पैंदा है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है,
उसका जो तला है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसका कारण हम देखना चाह रहे हैं। देखिए देखिए वास्तविक व आभासी गहराई, कोई जो पेन है, कोई किसी पात्र में जब हम पानी डाल देते हैं तो उसका जो आधार है, जो पेंदा है, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसका कारण देखिए आप, क्या होता है उसका कारण, हम देखते हैं इसको समझने का प्रयास। देखिए जैसे ये हमारे पास में कोई पात्र है, थोड़ा नीचे बना देते हैं इसको ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। अब देखिए ये जैसे हमारे पास कोई पात्र है और इस पात्र में हमने ये जल ले लिया। ये कोई पात्र है जिसमें हमने जल ले लिया। अब इस पात्र का जो पेंदा है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो इसके जो पेंदे का कोई एक बिंदु है वो हम ले लेते हैं, इसके आधार का कोई एक बिंदु जो है वो हम ले लेते हैं। जैसे हमने ये बिंदु ले लिया, ठीक है, ये होगा हमारे पास में, इस पे अभिलंब हो गया इसका। अभी देखिए ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रकार से इस बिंदु से गमन कर रही है। ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रकार से गमन कर रही है और यहाँ पे अब देखिए जल से वायु में जाएगी, जल से वायु में जाती है, इसका मतलब ये सघन से विरल माध्यम में जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो इसकी चाल बढ़ जाएगी, चाल बढ़ने का मतलब अपवर्तन कोण बढ़ जाएगा, मतलब ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका अपवर्तन हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें, जब मान लीजिए कोई दूसरी किरण जो कि इससे आपतित हो रही है इस प्रकार से, और अब ये भी जल से वायु में जा रही है, मतलब ये सघन से विरल माध्यम में जा रही है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ से अगर हम बोले, देखिए इसका जो अपवर्तन है वो कुछ इस प्रकार से हो गया, मतलब इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है किरणें, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है हमें किरणें। मतलब ये जो इसका आधार का बिंदु है O, ये इस बिंदु O डैश पर प्रतीत होता है। समझ गए आप मेरी बात को। इस स्थिति में कब, ये स्थिति कौन सी थी, जब आप इसको लंबवत देख रहे थे, नेत्र यहाँ था आपका, ठीक है ना। जब आप इसको लंबवत देखते हैं तो आपको ये इस प्रकार से दिखाई देता है, इसको पेंदा इस प्रकार से दिखाई देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगर मान लीजिए आप तिर्यक स्थिति में होते, इसके लिए, इस बिंदु के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस पृष्ठ पर लंबवत आपतित हो रही है, और आपको ये पता है कि लंबवत आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है। तो ये बिना किसी विचलन के सीधी गुजर रही, ठीक है। और ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस पे एक निश्चित कोण पर आपतित हो रही है। तो एक निश्चित कोण पर आपतित होने वाली जो ये प्रकाश की किरण है, ये हो गया हमारे पास में अभिलंब, इसका अपवर्तन होगा। और इसमें अपवर्तन देखिए किस प्रकार से होगा, ये जल से वायु में जा रही है, सघन से विरल माध्यम में जा रही है, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब से दूर हट जाती है, और ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसका मतलब इसका जो अपवर्तन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को। और ये जो बिंदु O है ये हमें इस बिंदु O डैश पर प्रतीत होता है। समझ गए आप। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस कारण से पानी से भरे हुए किसी पात्र का जो पेंदा होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जल से भरे हुए किसी पात्र का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये अपवर्तन के कारण से होता है ऐसा। समझ गए आप मेरी बात को। अब यहाँ आप देखिए ये जो है इसकी, ये तो इसकी वास्तविक गहराई हो गई पूरी, जो है ये तो इसकी वास्तविक गहराई है जो कि आपने ले ली कैपिटल H।
और ये हो गई हमारे पास में इसकी आभासी गहराई, जिसको आपने स्मॉल h से दर्शा दिया, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, यहाँ पे इस माध्यम का जो अपवर्तनांक हमने ले लिया म्यू, तो माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है म्यू, माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है म्यू, वो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात होता है, क्योंकि अपवर्तनांक एक मात्रक व विमाहीन राशि है, अपवर्तनांक एक मात्रक व विमाहीन राशि है। तो देखिए ये जो अपवर्तनांक है ये आभासी गहराई और वास्तविक गहराई का वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात। तो यहां से ये वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात होता है। तो यहां से आप देखिए म्यू बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, वास्तविक गहराई होगी कैपिटल एच अपॉन में आभासी गहराई होगी स्मॉल एच, ये हो गया हमारे पास में म्यू का मान। समझ में आ गया आपको ये? तो ये था हमारे पास म्यू का मान, यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो देखिए वास्तविक और आभासी गहराई में आपने क्या बोला कि जब किसी पात्र को जल से भर दिया जाता है तो इस पात्र का जो आधार है, पैंदा जो है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और उसका कारण ये अपवर्तन है जिसको हमने देख लिया है। और यहाँ पे आपने ये बोला था कि जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक जो है वो वास्तविक और आभासी गहराइयों के अनुपात के बराबर होता है, वास्तविक और आभासी गहराइयों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे एक बिंदु और आपको समझ में आना चाहिए, और वो है यहाँ पे हमारे पास में अभिलंब विस्थापन। अभिलंब विस्थापन, इसको स्मॉल डी से दर्शाते हैं, और ये कैसे ज्ञात होता है, देखिए स्मॉल डी से दर्शाते हैं अभिलंब विस्थापन। तो ये कैसे ज्ञात होगा, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का जो अंतर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब विस्थापन कहते हैं। वास्तविक गहराई व आभासी गहराई का अंतर है अभिलंब विस्थापन कहलाता है। तो ये आ जाएगा वास्तविक गहराई कैपिटल एच माइनस में आभासी गहराई स्मॉल एच, इनका अंतर कर दीजिए आप। तो यहाँ से हमारे पास में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच का मान यहाँ से देखिए हमारे पास में क्या आ गया, कैपिटल एच अपॉन में म्यू, इसका मान आ जाएगा हमारे पास में कैपिटल एच अपॉन में म्यू। तो यहाँ से स्मॉल डी बराबर क्या आ गया, यहाँ से एच आपने कॉमन ले लिया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है। या फिर जैसे आपकी किताब में इस अपवर्तनांक को n से दर्शाया गया है, देखिए आपकी किताब में इस अपवर्तनांक को n से दर्शाया गया है, तो यहाँ पे ये जो अपवर्तनांक है म्यू की जगह आप किससे लिख देंगे, n से। हालांकि एक बात ये ध्यान रखना कि जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक जो है उसको दोनों से दर्शाते हैं, म्यू से भी दर्शाया जाता है, स्मॉल एन से भी दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस स्मॉल एन की जगह हम क्या लिख देंगे, नहीं इस म्यू की जगह स्मॉल एन, यहाँ भी इस म्यू की जगह स्मॉल एन, यहाँ भी इस म्यू की जगह स्मॉल एन, और यहाँ पे भी म्यू की जगह क्या आ गया, स्मॉल एन आ गया। मतलब हमें अभिलंब विस्थापन के लिए हमने क्या बोला, अभिलंब विस्थापन में हमने बोला कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का जो अंतर होता है, वास्तविक गहराई व आभासी गहराई के अंतर को हम अभिलंब विस्थापन कहते हैं, और इसे स्मॉल डी से दर्शाते हैं। किसी जल से भरे हुए किसी पात्र की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अंतर को हम क्या कहते हैं, अभिलंब विस्थापन कहते हैं, और इसे स्मॉल डी से दर्शाते हैं। और ये जो अभिलंब विस्थापन है इसका मान देखिए, वास्तविक गहराई कैपिटल एच माइनस आभासी गहराई स्मॉल एच। तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच का जो मान है वो यहाँ से आप देखिए एन बराबर था कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच, तो एच बराबर स्मॉल एच बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एन। ये जो मान है आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो स्मॉल एच की जगह आपने मान लिख दिया कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एन, यहाँ पे कैपिटल एच आपने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन, ठीक है। ये था हमारे पास में स्मॉल डी अभिलंब विस्थापन करना, समझ में आ गया आपको ये। अब इससे आगे हमें देखना है, देखिए इसी कारण से जैसे आपने बोल दिया ना, जैसे द्रव से भरे हुए किसी पात्र को आप देखते हैं तो उसका पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसी कारण से जल में तिरछी रखी हुई कोई जो छड़ होती है, जल से भरे हुए किसी पात्र में तिरछी रखी हुई जो छड़ होती है वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो रखी हुई जो छड़ है वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो भी किसके कारण से होता है, अपवर्तन के कारण से होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को।
उसके अलावा अब हम देखते हैं जैसे सूर्य का वास्तव में कई बार क्या होता है, मतलब होता क्या है कि सूर्य जो है वो सूर्योदय से कुछ समय पहले दिखाई देने लग जाता है और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक दिखाई देता है। इसका कारण देखिए आप, हम देखते हैं इसका कारण, देखते हैं कि वास्तव में क्या होता है। देखिए सूर्य जो है वो अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ समय पहले दिखाई देने लग जाता है, मतलब सूर्यास्त सूर्योदय से कुछ समय पहले ही दिखाई देने लग जाता है और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक दिखाई देता है। अग्रिम सूर्योदय व पश्चिम सूर्यास्त, समय से पहले सूर्य का उदय और समय से कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना, ठीक है ना। अग्रिम सूर्योदय व पश्चिम सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय व पश्चिम सूर्यास्त। अब यहां से अगर हम देखें, देखिए क्या होगा और किस रूप में होगा ये अग्रिम सूर्योदय व पश्चिम सूर्यास्त के बारे में हम देखते हैं। देखना, ये जैसे हमने ले लिया यहाँ पे पृथ्वी है, और ये हो गया क्षैतिज, क्षैतिज रेखा हो गई है हमारे पास। अब एक बात आप ध्यान रखना कि पृथ्वी के पास वाली जो वायु होती है उसका घनत्व अधिक होता है, और जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाते जाएंगे वायु का घनत्व कम हो जाएगा। अभी तो गैस की मात्रा कम हो जाती है वायुमंडल में। पृथ्वी के पास वायु का घनत्व अधिक होता है, पृथ्वी से दूर वायु का घनत्व कम होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के पास वाला जो माध्यम है वो तो सघन हो गया, घनत्व ज्यादा है, और पृथ्वी से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे माध्यम विरल होता जाएगा क्योंकि घनत्व कम हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के पास का जो माध्यम है वो सघन है, पृथ्वी से दूर का माध्यम विरल है। अब जब सूर्य से कोई प्रकाश की किरण आती है, तो प्रकाश की किरण सूर्य से आ रही है, तो सूर्य से आने वाली जो ये प्रकाश की किरण है ये विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, क्योंकि सूर्य के पास में जो माध्यम है वो तो विरल है, और पृथ्वी के जैसे जैसे पास में आओगे वैसे वैसे माध्यम सघन होता जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश की जो किरण है वो सूर्य से जो आती है वो विरल से सघन माध्यम में आ रही है। अब ये जैसे आपने ले लिया सूर्य, ये सूर्य हमें काफी दूर होने के कारण से छोटा दिखाई दे रहा है, और ये अपने वास्तविक स्थिति पर है। वास्तविक स्थिति पर है, और ये जो सूर्य से आने वाली जो किरण है ये विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, और जब ये प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसमें चाल कम हो जाएगी। चाल कम होने का मतलब अपवर्तन कोण का मान घटेगा, अर्थात जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो यहाँ पे सूर्य जो है वो अपनी वास्तविक स्थिति से आधे डिग्री पर विक्षेपित दिखाई देता है, आधे डिग्री कोण पर विक्षेपित दिखाई देता है। यहाँ पे सूर्य है और ये इसकी आभासी स्थिति है। देखिए विरल से सघन माध्यम में सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी अपवर्तन के बाद में, और ये सूर्य अपनी आभासी स्थिति पर दिखाई देता है। कितने डिग्री कोण पर? आधे डिग्री कोण पर विचलित होकर दिखाई देता है, लगभग आधे डिग्री कोण पर विचलित होकर दिखाई देता है। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को? मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश पृथ्वी के निकट का जो माध्यम होता है, पृथ्वी के निकट वायु का घनत्व अधिक व पृथ्वी से दूर वायु का घनत्व कम होता है, अर्थात पृथ्वी के निकट का माध्यम सघन व पृथ्वी से अधिक दूरी का माध्यम विरल हो जाता है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करना पड़ता है, जिससे यह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अभिलंब की ओर झुकती हुई इस प्रकार से इसके अपवर्तन के कारण से सूर्य जो है वो अपनी वास्तविक स्थिति से 1/2 यानी आधे डिग्री कोण पर विक्षेपित आभासी स्थिति पर दिखाई देता है। ठीक है ना, आधे डिग्री पर विक्षेपित आभासी स्थिति पर सूर्य हमें दिखाई देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसके अलावा एक बात और देखिए आप, ये जो सूर्य है ये लगभग सूर्योदय से कितने समय पहले तक दिखाई देता है?
सूर्योदय से कितने समय पहले दिखाई देने लग जाता है सूर्य? तो लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है, लगभग 2 मिनट पहले से दिखाई देने लग जाता है। और सूर्यास्त के भी बाद में लगभग कितना समय तक दिखाई देगा? ये लगभग 2 मिनट बाद तक हमें ये दिखाई देता है। ठीक है, तो जो सूर्य है वो सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त से 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है सूर्य में। तो आप यहाँ से आप मुझे बताइए ये कि जो टोटल समय है दिन की समय में, दिन की अवधि में कितनी वृद्धि हो गई? दिन में, रात्रि नहीं, दिन में कितनी वृद्धि हो गई? दिन की अवधि में 2 मिनट सूर्य पहले दिखाई देने लग गया और 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई दे रहा है। टोटल कितना समय बढ़ गया? 4 मिनट का समय बढ़ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि इस अपवर्तन के इस प्रभाव के कारण से दिन की अवधि में कितनी वृद्धि हो जाती है? 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। समझ गए आप मेरी बात? दिन की अवधि में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है इस अपवर्तन के कारण से। समझ गए? अब हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ ये ध्यान रखना कि ये जो सूर्य है ये अपनी आभासी स्थिति पर आधे डिग्री पर ही विक्षेपित होगा, आधे डिग्री पर ही आभासी स्थिति पर दिखाई देगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। ऐसे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तारों का टिमटिमाना। देखिए तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तारों का टिमटिमाना हम देखें अगर, देखिए तारों का टिमटिमाना क्या होता है? तारों का टिमटिमाना क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं तारे हमें? देखिए आपको ये पता है कि पृथ्वी के पास का जो माध्यम है वो सघन है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे माध्यम कौन सा हो जाता है? कैसा हो जाता है? विरल हो जाता है। अब आप ये कह सकते हो कि तारों से चलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, तारों से चलने वाला जो प्रकाश होता है वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा। अब वायुमंडल की भी बहुत सी परतें होती हैं, उन अलग अलग परतों का जो घनत्व है वो अलग अलग होता है। उन अलग अलग परतों का घनत्व अलग अलग होगा तो बार बार जैसे ही परत चेंज होगी वैसे ही अपवर्तन हो जाएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि तारों से चलकर जो प्रकाश आता है, तारों से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरना पड़ता है। ये तारों से आने वाला जो प्रकाश है वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, तो ये बार बार इसका अपवर्तन होता है। इसलिए हमारे रेटिना पर जो इसका प्रतिबिंब बनता है, तारों का जो प्रतिबिंब बनता है वो बार बार अपवर्तन होने के कारण से अपनी जगह से विचलित होता रहता है, अपनी जगह से विचलित होता रहता है, बार बार वो अपनी स्थिति बदलता रहता है। इसलिए तारे जो है वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, देखो ऐसे सूर्य भी होता है, सूर्य भी टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन हम उसको कभी गौर से देख नहीं पाते क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है बहुत तेज होता है। देखिए आपने क्या बोला कि तारों से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे इनका अनवरत बार बार अपवर्तन होता रहता है, जिसके कारण इनका हमारी आंखों के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो अपनी स्थिति से परिवर्तित होता रहता है। इनकी आंखों पर, हमारी आंखों पर बनने वाला इनका जो प्रतिबिंब है वो हमारी आंखों पर बनने वाला इनका प्रतिबिंब बार बार अपनी स्थिति को बदलता रहता है, और इस कारण से ये जो तारे हैं ये हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। हमारी आंखों के रेटिना पर जो इनका प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब बार बार अपनी स्थिति चेंज कर लेता है, और जब बार बार स्थिति चेंज होती है तो तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है ना, इस कारण से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब आप ये अगर आपसे पूछा जाए कि तारों का टिमटिमाना कौन सी प्रकाशीय घटना का उदाहरण है, तो तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन पर आधारित एक घटना है। इसी प्रकार से आप देखिए ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ग्रह जो है वो टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हमें कभी भी। उसका कारण क्या है? देखिए ग्रह हमें कभी भी टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। इसका कारण देखिए, इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि तारे जो थे वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तारों के पास में खुद का प्रकाश होता है, जबकि जो ग्रह होते हैं उनके पास में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उनके पास में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इसलिए ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते और क्या तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो हमने तारों के टिमटिमाने के बारे में बोला कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ये कौन सी घटना का, प्रकाशीय घटना का उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित ये घटना। और तारे हमें क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? क्योंकि तारों से जो आने वाले प्रकाश होता है उस आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरना पड़ता है, और जब ये प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरेगा
तो जब ये प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है तो तारे जो है, इन तारों का जो प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है रेटिना पर, वो अनवरत अपनी स्थिति परिवर्तित करता रहता है। तो जैसे जैसे उनकी स्थिति परिवर्तित होती है तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जान लेना आवश्यक है कि जो ग्रह है वो टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। क्यों? क्योंकि ग्रह स्वयं प्रकाशमान नहीं होते, उनके पास में स्वयं प्रकाश नहीं होता। ग्रह तो सूर्य या तारों के प्रकाशों से ही प्रकाशित होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसलिए ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। समझ रहे हैं आप? अब हम आगे देखते हैं कुछ चीजों को, इस पर आधारित एक दो प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, जैसे अगर हम देखें, जैसे एक एग्जाम्पल आपकी किताब में दे रखा है, आपको 7वां एग्जाम्पल, इसके बारे में हम अध्ययन करने का अगर प्रयास करें तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। इस एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको एक चित्र दिया गया है और उस किरण चित्र में से आपको पूछा गया है कि माध्यमों के अपवर्तनांकों के बारे में क्या निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। देखना, ये यहाँ पे पहला माध्यम हो गया जिसका अपवर्तनांक आपको दे रखा है n1, और यहाँ दूसरा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक हमें दे रखा है n2। उसके बाद यहाँ हो गया तीसरा माध्यम जिसका अपवर्तनांक है n3। अब ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रकार से इस पे आपतित हो रही है, और ये हो गया हमारे पास में अविलंब। और अविलंब में अब ये जो प्रकाश की किरण है इस प्रकार से अपवर्तित हो जाती है, यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे फिर से हमने एक अविलंब ले लिया। ठीक है, और इसका फिर से अपवर्तन हो गया और ये इस प्रकार से चली गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे इनके संगत जो कोण है वो भी हमें दे रखे हैं, ये हमें दे रखे हैं। देखिए ये जैसे हमारे पास में आपतन कोण हो गया I, ये वाला कोण आपको दे रखा है R1, ये हमें दे दिया जैसे R2, और ये वाला कोण हमें दे रखा है R3। अब देखिए आप एक बात, जैसे ये किरण है P, ये Q, ये R और ये S। यहाँ पे आप देखिए ये जो प्रकाश की किरण है ये अविलंब की ओर झुकती है अपवर्तन के बाद में, और प्रकाश की किरण अविलंब की ओर कब झुकती है? जब प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम प्रवेश करती है? विरल से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अब चूंकि ये प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक गई है तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है ये कौन से माध्यम से? विरल से सघन माध्यम में जाती है। मतलब ये माध्यम विरल है और ये माध्यम सघन है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। मतलब पहली बात तो है कि n2 जो है वो n1 से ज्यादा है। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम देखें, यहाँ पे आप देखिए जो प्रकाश की किरण है अविलंब से दूर हट गई। अविलंब से दूर कब हटती है प्रकाश की किरण? जब अविलंब से दूर कब हटेगी प्रकाश की किरण? जब ये विरल से सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। मतलब ये वाला माध्यम सघन है और ये वाला माध्यम है विरल है। तो यहाँ से हम देखें तो n2 सघन है और n3 विरल है। अब हमें ये नहीं पता कि n1 और n3 में से कौन सा ज्यादा है, तो आप यहाँ देखिए इस I और R3 में से कौन सा कोण ज्यादा है? इस I और R3 में से कौन सा कोण ज्यादा है? R3 ज्यादा है। तो चूंकि कोण R3 जो है वो ज्यादा है कोण I से। ठीक है, कोण जितना ज्यादा होगा उतना ही माध्यम उतना ही ज्यादा विरल होगा। ठीक है। अब R3 का मान ज्यादा है, मतलब R3 वाला जो माध्यम है ये म्यू n3 ये ज्यादा विरल होगा इसके कंपैरेटिवली, इसकी तुलना में। ठीक है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि n1 जो है वो n3 की तुलना में सघन है। ठीक है, n3 का मान सबसे कम हो गया, n1 का मान n3 से ज्यादा है। ठीक है ना। तो यहां से आप इसका निष्कर्ष क्या प्राप्त कर सकते हैं? इसका निष्कर्ष आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? सबसे ज्यादा हमारे पास में हो गया n2, फिर n1 और सबसे कम है हमारे पास में n3। ठीक है ना। देखिए आपने अपवर्तन में क्या बोला था, जब वे प्रकाश की किरण जो विरल से जा रही है सघन माध्यम में, ये हो गया अविलंब। ये प्रकाश की किरण है और इसका अपवर्तन हो गया इस प्रकार से, ये सघन माध्यम में गई तो अविलंब की ओर झुक गई। तो यहाँ देखिए जब ये सघन माध्यम होता है उसके लिए कोण का मान कम होता है। कोण का मान जितना कम होगा माध्यम उतना ही सघन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप इनके लिए, इन दोनों के लिए देखिए कौन सा कोण कम है? R1 का मान कम है। R1 का मान I से कम है, जिसका माध्यम जिसमें कोण कम है वो सघन होगा, तो n2 वाला माध्यम सघन हो गया। तो मतलब n2 जो है वो n1 से ज्यादा होगा। n2 माध्यम सघन है। यहाँ पे आप देखिए कोण कम कौन सा है? R2।
R2 जो है वो कम है R3 से, मतलब N2 जो है वो अभी भी वो सघन ही है N3 की तुलना में। इन दोनों कोण में आप देखिए I का जो मान है वो कम है R3 से, तो ये कम है तो ये सघन हो गया, मतलब N3 जो है वो N1 जो है वो ज्यादा होगा N3 से। यहाँ से आपने क्या निष्कर्ष प्राप्त कर लिया इन तीनों को मिला के, जो आपने ऊपर बोला सबसे ज्यादा N2, फिर N1 और सबसे कम हो गया हमारे पास में N3। समझ गए आप मेरी बात? ये था आपकी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 7। अब इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।